जून अटेम्प्ट वॉज समवन जहाँ पे मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, बैठ के आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड, बट द थिंग वेयर आई लैक्ड वॉज आई डिडंट प्रैक्टिस एनी मॉक। ओके, सो बेसिकली आपने अपनी गलती रियलाइज़ करी कि मॉक्स देना ज़रूरी है ताकि पता चल जाए क्या इन्वायरमेंट होता है और कहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम अप्रोचेस थ्योरीज की बात करते हैं टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सो आइडियलिज्म और रियलिज्म का जो शिफ्ट था वो हमें क्यों देखने को मिला? जैसे लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन आइडियलिज्म कॉन्सेप्ट, कि लग रहा था कि हाँ हम लोग साथ बैठ के अगर बात करते हैं तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। आयर आई थिंक दैट इज़ अ गुड टॉपिक। मतलब ऑब्वियसली वो आपका आज के टाइम पे मॉडर्न टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको चैलेंजेस भी मिलेंगे और चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। बट अगर उसको मतलब कोई सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस आपको लेनी है तो वो टॉपिक आपका क्या होगा? So ma'am, we have another student with us for the mock interview session. Ishita Singh, JRF हैं, पॉल साइंस की स्टूडेंट हैं. So let's welcome her to the mock session. Definitely. Hello Welcome, Ishita. Ishita. हेलो सर, Congratulations, Ishita, on Yeah, थैंक यू सो clearing मच, JRF. थैंक यू सो मच मैम। So before moving on, give us a brief introduction of you. Just a brief introduction so that we may know कि भाई क्या आपकी जर्नी है, क्या आप कर रहे हो अभी currently. Hello ma'am, my name is Ishita Singh. I have qualified JRF from political science subject with 99.84 percentile. This was my third attempt and I have done my schooling from Kanpur, and after that I went to Rajasthan University for my graduation. And again I came back to Kanpur due to some personal issues, and I did my masters from AND College in Kanpur only. And from that college I have topped in political science also. I was a good debater in my college days, and after that I started preparing for UPSC, but the journey was full of ups and downs, so I decided to try for NET JRF as some sort of stability, or I can get back into it. And this was my third attempt and I qualified JRF. इससे पहले आपके 2 बार जो आपने नेट हुआ था। नेट हुआ था. सो मैं भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही अभी करंटली PhD कर रही हूँ. सो वी आर ऑन द सेम. तो अभी आपकी जो JRF की जर्नी थी, आप हमें थोड़ा सा बताइए कि भाई क्या आपको लगा कि जो पिछले 2 बार में आपका नेट हुआ और क्या गलतियाँ थी, व्हाट वर द मिस्टेक्स दैट यू वर मेकिंग, या वे वर यू लैगिंग बिहाइंड कि पेपर 1 में दिक्कत आ रही थी, पेपर 2 में आ रही थी. क्या आपने वो गलतियों को एनालाइज करके अभी आपने क्या उसमें बेटर किया है, या क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही है फॉर JRF, थोड़ा सा वो बताएं. Yes ma'am. Ma'am, actually in my very first attempt I just sat कि बस UPSC के बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत I had prepared, तो I won't say that was my first prepared attempt. जून अटेम्प्ट वॉज समवन जहाँ पे मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, बैठ के आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड, बट द थिंग वेयर आई लैक्ड वॉज आई डिडंट प्रैक्टिस एनी मॉक. सो व्हाट हैपेंड वॉज इन माई जून एग्जाम आई मार्क्ड 8 questions wrong. Like I knew those answers, but I don't know how I just marked them wrong while the exam was going on. But in this time what I did was, just before the exam, what I was doing was I was just giving mocks. पेपर 1 PYQ प्रैक्टिस कर रही थी, पेपर 2 का फुल दे रही थी, फुल 100 क्वेश्चंस. लाइक 1 month मैंने सिर्फ यही किया है. एंड दिस टाइम एक्चुअली मतलब द चेंज आई हैव सीन वॉज दिस ओनली कि मेरा एक भी क्वेश्चन जो मुझे आता था वो गलत नहीं हुआ. ओके, सो बेसिकली आपने अपनी गलती रियलाइज़ करी कि मॉक्स देना ज़रूरी है ताकि क्वेश्चंस टू गेट दैट एग्जाम एनवायरनमेंट कि आपको पहले से हो जाए, बाद में आपको पता चल जाए क्या इन्वायरमेंट होता है और कहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं. चलो, वेरी गुड मैम, ओवर टू यू. Okay, Ishita, अभी JRF हो गया है. Yes, So might be thinking of pursuing PhD ahead. yes ma'am. So what is your area of interest? Any research topic which you have thought of? Ma'am, I'm thinking of IR only. Okay, IR is a very broad topic. Yes ma'am. It is down to something specific. Maybe some neighboring countries, or मतलब I've not decided yet that what will I choose specifically, but IR is somewhat I think. Okay. So I believe your favorite topic is IR in all the political science units. Yes ma'am, yes ma'am. Okay. सो जैसा आपने बोला JRF हो गया, मैम ने कहा PhD का प्लान है. सो अभी तक मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं या आप थिंकिंग टू जॉब स्विच फॉर मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD? I'm preparing for assistant professor exam for GDC only. UP का भी जो निकला हुआ है. वो हो गया अलग. अब जैसे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, सो प्लान एग्जैक्टली क्या है? PhD करना, असिस्टेंट प्रोफेसर करना, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जॉब लेना? नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आई हैव नॉट प्लान्ड फॉर, बट आई वाज प्लानिंग कि PhD के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की प्रिपरेशन. और जैसा कि आपने बताया आप UPSC की तैयारी स्टिल यू आर डूइंग ऑन, और अभी नहीं, आई हैव ड्रॉप्ड इट. नहीं कर रहे हैं.
तो अब आपका प्लान जो सबसे मतलब है कि दैट यू हैव टू डू फॉर पीएचडी। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ या जो आपने अभी जैसे मैम ने टॉपिक पूछा तो अभी आपने उस पर कुछ काम करा फ्रॉम द We start नहीं किया because ma'am I'm interested in Kanpur University only because my family is not allowing me कि मैं बाहर जाके अप्लाई करूँ। तो Kanpur University is like they start from November or October. So I had a time I was thinking to focus more on assistant professor exams. That's why I haven't decided yet. सो यूपीएससी कम्प्लीटली ड्रॉप कर दिया या ऐसा लग रहा है कि भाई एक बार एक और थोड़ा स्टेबिलिटी हो जाए कि फॉर एग्जांपल आपका एपी निकल जाता है आपका तो फिर उसके बाद आप यूपीएससी Yes ma'am बिल्कुल. That was my childhood dream. I want. सो यू विल परस्यू दैट बट नॉट नाउ, यू हैव ड्रॉप्ड इट फॉर नाउ। ओके ओके मैम। ओके इशिता, मुझे ये बताइए, इंटरनेशनल रिलेशंस में हम अप्रोचेस थ्योरीज की बात करते हैं टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सो आइडियलिज्म और रियलिज्म का जो शिफ्ट था वो हमें क्यों देखने को मिला, थोड़ा इसके बारे में बताएं। मैम आइडियलिज्म जब एक थ्योरी हम लोग आते हैं दैट केम अराउंड वर्ल्ड वॉर वन अराउंड समथिंग कि जब ऐसा था कि लोगों को लग रहा था कि हम एक जैसे लीग ऑफ नेशंस बनाया गया दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन आइडियलिज्म कॉन्सेप्ट कि लग रहा था कि हाँ हम लोग साथ बैठ के अगर बात करते हैं तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। बट जब वर्ल्ड वॉर 2 वापस से हुआ तब लोगों को लगा कि नहीं आइडियलिज्म की जो थ्योरीज दी गई हैं वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। तब हम लोग देखते हैं कि 20 ईयर क्राइसिस ये सब चीज़ें जो लिखी गई, उसके बाद जब आता है EH कार की बात आता है, ये सब लोग जो अपने व्यूज़ देते हैं, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो थ्योरी निकल के आती है वो रियलिज्म की बेस्ड होती है कि व्हाट वर्ल्ड इज़ अबाउट, कि जो चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट और जो आइडियलिज्म जो कह रहा है उन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। ओके, रियलिज्म और स्ट्रैटेजिक रियलिज्म में क्या डिफरेंस है? मैम रियलिज्म I'm not able to recall it properly, but realism is strategic realism is kind of a something कि जहाँ पर आप realism को एक खुद के profit कुछ इस kind of आप उसको देख सकते हो कि आप realism को strategical wise use कर सकते हो एक context में। आपने कहा कि लीग ऑफ नेशन वर्ड मेंशन किया, तो लीग ऑफ नेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया हमारे पास? हम वुड्रो विल्सन। ओके, क्या 14 पॉइंट्स उन्होंने जो दिए थे। ईयर? ईयर आई एम नॉट एबल टू। ओके, नो। चलिए, तो लीग ऑफ नेशंस को कंटिन्यू करते हुए वी ऑल नो कि लीग ऑफ नेशंस जो है वो फेल हो गया था, बिकॉज उसके बाद भी एक हमने बेसिकली हमारा मोटिव क्या था, वर्ल्ड वॉर रोकना, वो लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया था। तो सिंस यूर अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट तो करंट अफेयर्स से भी थोड़ा आप रहते होंगे। तो अभी हम काफ़ी पढ़ रहे हैं कि यूएन भी कहीं ना कहीं जो है वो फेल कर रहा है, जो है ये वर्ल्ड लेवल पे क्राइसिस या कोई भी अगर चीज़ आ रही है उसको सॉल्व करने में। तो आपको क्या लगता है कि कमिंग फोर्थ यूएन को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, और अगर चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे भी तो हम यूएन जो है उनको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए टू ओवरकम दोज चैलेंजेस? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंजेस की अगर बात करें तो जो मेन चैलेंज जो अभी जो राइज हो रहा है, एक तो यूएस का प्रोटेक्शनिज्म, वी आर सेइंग कि यूएस काफ़ी सारी मेजर वर्ल्ड ग्रुपिंग से एग्जिट ले रहा है। सेकेंड थिंग कि चाइना का जो आप चेकबुक डिप्लोमेसी देखो या किसी भी तरह की चीज़ें जो चाइना इज़ डूइंग वो भी एक तरह का थ्रेट है यूएन जो आप पीस की हम लोग बात करते हैं उसके अगेंस्ट। एंड मैम आई थिंक द चैलेंजेस जो मेन जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, उसमें भी यूएन इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग वेदर इट इज़ गाजा, इजराइल, एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। And the main reason I think it's because of the veto power, the UNSC, the reforms which we need of UNSC reform which we are talking about, India is talking about कि उसमें करना चाहिए। वीटो पावर में क्या मतलब, क्या चेंज कर सकते हैं? मैम एक्चुअली अभी जैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा है कि जो P5 मेंबर्स हैं, P5 के पास ये पावर है कि वो लोग वीटो लगा सकते हैं। और जैसे यूएस कुछ करता है, जैसे भी कनकरिंग चाहिए होता है, अब जैसे यूएस है उसने वेनेजुएला में जो भी किया डेट वाज रॉन्ग, बट यूएस के पास वीटो पावर है तो कोई और भी एक्शन नहीं ले सकता है उसके अगेंस्ट, तो यूएन तो कुछ कर ही नहीं पाया। इट्स लाइक विदाउट टाइगर विदाउट टीथ वी कैन से कि यूएन का आज वही रोल है। तो व्हाट इंडिया इज़ वांटिंग, वी हैव आल्सो मेड अ काइंड ऑफ अ ग्रुप लाइक G4 हु आर डिमांडिंग कि आप उसको एक्सपैंड करिए, कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, उनका भी उसमें रिप्रेजेंटेशन हो, अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन हो, और जो वीटो पावर है वो ऐसे कंकरेंट से नहीं मेजॉरिटी से डिसाइड हो। So you're saying कि वीटो पावर हटानी चाहिए या फिर उसका ब्लेटेंट यूज हटाना चाहिए, या फिर वी शुड इंक्लूड मोर कंट्रीज? We should include more countries and also we should decide on the basis of majority, not on the basis of concurrence, कि आपने किसी एक ने वीटो लगा दिया तो आप उसको प्रॉपर ही हटा ही दे रहे Can you हो। mention the article where veto power is given? I'm not able to recall that. चार्टर का चीज, चलिए कोई दिक्कत नहीं मैम। जी सर।
ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी मैम ने जैसे आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछा, सो इसमें और आपको क्या लगता है कि मतलब कौन कौन से और फर्दर सब्जेक्ट जहाँ पे आपका स्कोप बन सकता है, अगर हम इसको आईआर को सेट असाइड करते हैं? वुमेन स्टडीज़, आई थिंक फेमिनिज्म। आईआर आई थिंक दैट इज़ अ गुड टॉपिक, मतलब ऑब्वियसली वो आपका आज के टाइम पे मॉडर्न टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको चैलेंजेस भी मिलेंगे और चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। बट अगर उसको मतलब कोई सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस आपको लेनी हो तो वो टॉपिक आपका क्या हो? वुमेन रिलेटेड डेवलपमेंट्स ओके। एंड इंडियन पॉलिटी की भी बात, इंडियन पॉलिटी भी। बट पॉलिटी में लाइक आपका कैसे, क्या काइंड ऑफ रिसर्च पॉलिटी में किस टॉपिक पे आप जाएंगे? आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स कि आज के टाइम पे जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दे आर यूजिंग वुमेन एज देयर वोट बैंक, लाइक लाडली बहन योजना। मतलब आई वांटेड टू नो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर वुमेन वोटर्स को व्यू करने के लिए अगर ऐसा कुछ निकाल रही हैं तो उसका कितना, किस माइंडसेट से वुमेन्स उनको जो वोट कर रही हैं वो डेवलपमेंट के बेसिस पे कर रही हैं जस्ट बिकॉज दे हैव गॉट सम मनी, तो वो उससे वोट। आपको क्या लगता है, दे आर रियली गेटिंग द बेनिफिट बाय दैट पर्टिकुलर स्टेप? डू यू थिंक सो? आई डोंट थिंक सो। इन रूरल एरियाज, सो हाउ लाइक फिर मतलब क्यों ऐसा होता है कि कभी कभी अब जैसे वुमेन को प्रेफरेंस दी जाती है, उसका क्या कारण है? आई वॉन्टेड टू नो कि तो मेजोरिटी बहुत ज़्यादा है, अराउंड 50% आप सीधा सीधा वोट बैंक को असर कर देता है अगर आप वुमेन वोटर्स आपके साथ आ जाती है, जैसे हम लोगों ने मध्य प्रदेश में देखा। बट डू यू थिंक सो इन दैट मेट्रो सिटीज़ और अर्बन एरिया इट इज़ ऑल्सो वर्किंग? आई डोंट थिंक सो। एंड व्हाट अबाउट इट? In rural areas it is working, but the women in urban areas are more educated and they are more aware about the things. ओके, और क्या क्या स्टेप्स जैसे कि आपने अभी एक बताया गवर्नमेंट ऐसा करती है, और आपको क्या 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 लगता है कि क्या क्या मैनिपुलेशंस इसमें और हो सकते हैं? सर एक तो लगता है कि जो चीज़ें आप पॉलिसी बना रहे हो और दूसरा जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा वाइड गैप है कि इन पेपर वी सी देयर आर सो मैनी थिंग्स जो वुमेन्स के लिए गवर्नमेंट कर रही हैं, बट इन रियलिटी अगर हम लोग जाके देखें तो आज भी ऐसी बहुत सारी वुमेन्स हैं जिनके पास सैनिटरी इश्यूज आज भी प्रिवेल कर रहे हैं रूरल इंडिया में। एक तरफ हम बात करते वो तो लाइफ लॉन्ग है, बिल्कुल, ये तो हम बात करते हैं, बट उस पर इनिशिएटिव और वो सारी चीज़ें तो एग्जैक्टली दैट काइंड भी मतलब आपका ये हो सकता है मतलब रिसर्च का टॉपिक, एंड हाँ मॉडर्न टॉपिक है, सो या डेफिनेटली। ओके, विमेन रिजर्वेशन की हम बात कर रहे थे, विमेन अपलिफ्टमेंट की हम बात कर रहे थे। सो रिसेंटली विमेन रिजर्वेशन बिल आया था, एक्ट बन चुका है जो कि सेंसस के बाद लागू होगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और पार्लियामेंट में विमेन के लिए सीट रिजर्व की जा रही है। डू यू थिंक इट इज़ अ गुड स्टेप फॉर विमेन एम्पावरमेंट? यस मैम, आई थिंक। ओके, हाउ? मैम बिकॉज अभी ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टीज themselves are not giving tickets to women representatives या women leaders more. सीट रिजर्व करने के बाद आई थिंक दे विल बी इन कंपल्शन कि हाँ हमको इतनी सीटें पार्लियामेंट की फिल करनी है वुमेन कैंडिडेट से, सो देयर विल बी मोर चांसेस कि जब वुमेन वहाँ पर आएंगे तो वुमेन सेंट्रिक इश्यूज़ भी उठेंगे। एंड देयर इज़ ऑल्सो स्टडीज़ कि जब वुमेन किसी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा करती हैं देयर आर मोर चांसेस ऑफ पीसफुल वर्ल्ड, ऐसे भी कुछ थ्योरीज मानती हैं। ओके, विच थ्योरी टू बी स्पेसिफिक? मैम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट particular name, but I've studied about it somewhere. Okay. One more thing I would like to know. You said कि it will definitely be in favor of women empowerment. So क्या ये बिल या ये एक्ट जो आया है ये भी पंचायती राज में जैसे हमने women reservation दिया है, but we see gimmick पंचायत going on there. पति We see yes पंचायत पति sitting. So do you think कि why do you think कि वो यहाँ पे imitate नहीं होगा? मैम बिकॉज आई थिंक कि जो रूरल एरियाज़ की जो जैसे हम लोग पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो शायद इतना कभी बाहर से बाहर निकली नहीं, और जब सीट्स उनके लिए रिजर्व कर दी जाती हैं तो मेनली देयर आर उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं वही हैं जो उनकी सीट पर सब कुछ कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर हमें लगता है कि एक तरह का एक नेशनल फ्रंट आ जाता है, तो वहाँ पर अगर वहाँ तक कोई फीमेल अगर पहुँची हैं विद हर कैपेबिलिटीज़ हर मेरिट, तो देयर आर लेसर चांसेस कि उनके मेल काउंटर पार्ट्स वहाँ पर आके। स्टेट लेजिस्लेचर्स स्टेट का भी सेम। ओके, व्हाई डू यू थिंक कि भाई ये जब हम वुमेन रिप्रेजेंटेशन कर देंगे स्पेसिफिकली तो ये वाला इशू क्यों लगता है आपको कि सॉल्व हो जाएगा? भाई ऑलरेडी ये इशू प्रिवेलिंग है दैट द मेल काउंटर पार्ट्स आर मोर लाइक एक्टिवली एक्टिवली नहीं पैसिवली वो कर रहे हैं, एक्टिव फ्रंट पे हम देख रहे हैं कि महिलाएं हैं, तो अगर रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा तब भी तो जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं उनका रोल बहुत मेजर रहता है। मैम मेजर मतलब व्हाट आई थिंक इज़ कि मेजर भले एक
सपोर्टिव रोल में उनके आ सकते हैं, बिकॉज उनके सपोर्ट के बिना आई डोंट थिंक सो कि वो इतना ग्रो कर पा रही होंगी. बट मुझे लगता है कि जैसे नेशनल चीज़ें आ जाती हैं तो इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल, तो वहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिलना चाहिए. ओके ओके. सो वुमेन से मुझे एक नाम याद आ रहा है, निर्मला सीतारमन जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर. तो अभी आप जैसे डिबेट्स, वी आर सीइंग की डिबेट्स गोइंग ऑन इन पार्लियामेंट, तो काफ़ी सारे अगर हम देखें हमारे पास एमपीज़ हैं, तो अगर हम देखें राघव चड्ढा जी हैं, निर्मला सीतारमन जी हो गए, तो आप डिबेट्स देख रहे होंगे. सो व्हाट डू यू थिंक कि भाई हमारे देश के बेनिफिट के लिए जो डिबेट्स हो रही हैं, इनमें से आपको क्या लगता है कि नॉट स्पेसिफिकली दीज टू, बट क्या सही है हमारे लिए इन डिबेट्स में? क्या आपको अच्छा लगा जो आपने अभी सुना हो, या क्या आप क्रिटिसाइज़ करना चाहेंगे कि नहीं मैम ये तो नहीं होना चाहिए, या ये चीज़ें जो हैं ये आगे हमें लेके आनी चाहिए? मैम एक चीज़ तो ये लगता है कि हिस्टोरिकल चीज़ों को अब थोड़ा साइडलाइन रख के फ्यूचर की बात करनी चाहिए. मतलब जिस देश में जहाँ पर आप 110 आवर्स वंदे मातरम की डिबेट्स पर आप दे रहे हो, मुझे लगता है कि वो क्रूशियल टाइम एक दिन पार्लियामेंट को चलाने में वी आर स्पेंडिंग करोर्स ऑफ टैक्स पेयर मनी, और वो मनी आप सिर्फ अननेसेसरी डिबेट्स पे कर रहे हो, रिलीजियस, कम्युनल. उससे बेटर है कि इंडिया कैसे डेवलप करे आगे, उस पर बात करनी चाहिए. जैसे राघव चड्ढा जी ने अभी पास के कुछ दिनों में करी, चाहे वो एयरपोर्ट को लेके हो या राइट टू रिकॉल को लेकर हो. आई थिंक दिस इज़ व्हाट इंडिया वांट्स, जिसके हम लोग ग्रो कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे, विकसित भारत बन पाएंगे 2047 तक. पास्ट को लेकर को तो मैम नहीं बन सकते कि नेहरू जी ने क्या मिस्टेक्स करी और क्या नहीं किया. टैक्स पेयर्स की बात पे अगर अपन आए तो अभी रिसेंटली बजट आया, वो भी काफ़ी क्रिटिसाइज होता है. ऑब्वियसली ऑपोजिशन का काम है क्रिटिसाइज करना, बिकॉज वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री. तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो अभी करंट बजट आया है, इफ़ यू फेमिलियर विद इट, तो क्या आपको लगता है कि भाई हाँ ये एक चीज़ जो है ये अच्छी हुई है, और एक चीज़ जो आपको लगता है कि नहीं ये नहीं होनी चाहिए थी, इट इज़ नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री? मैम एक्चुअली when the budget was released I wasn't aware of that. मतलब aware तो थी, but I was going through many things, तो इतना I haven't studied about it. Not an issue. Okay, thank you, Ishita. Thank you so much, ma'am. एक चीज़ ठीक है, आई कांटेक्ट आपका थोड़ा सा मैनेजेबल था आई गेस. एंड वन थिंग, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला आई हैव क्वालिफाइड इन द थर्ड अटेम्प्ट, अपने आप से अब कोई मत बोलो जब तक सामने वाला ना पूछे. इट कुड भी ठीक है, मतलब वो उस पर क्वेश्चनिंग ज़्यादा हो जाएगी. जैसे मैम ने फिर वो बोल दिया था आपको कि पहले क्या नहीं था, क्यों नहीं हुआ था, बट सिंपली आई हैव क्वालिफाइड JRF. इफ द इंटरव्यूअर आस्किंग स्पेसिफिकली देन यू हैव टू से इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट और मैंने ये करा था. आप अपने आप नहीं बोलोगे कि मेरा ये वाला अटेम्प्ट हुआ है. दैट्स वाई आई थिंक. बाकी लगता है मेरे को आई कॉन्टैक्ट वॉज मैनेजेबल. हाँ, कोशिश करना आपने करी भी कि आप सबको आंसरेबल थे व्हेन द, बट थोड़ा सा और उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए. Thank you. मैम मेरा तो बस यही फीडबैक रहेगा कि जैसे अगर अभी आपने कोई भी टॉपिक, आप जा रहे हैं PhD का इंटरव्यू देने के लिए, तो फिर जो एक टॉपिक है आपको या कोई एक एरिया है, अगर आप उसके बारे में पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा इतना नॉलेज लेके जाएं कि जो सामने पैनल बैठा है वो आपसे बी रेडी कि दे विल आस्क क्वेश्चंस टू यू. बट आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे सही आंसर देने हैं, बट आपको उनको ऐसा लगना चाहिए कि यू आर नॉट कम्प्लीटली बट पार्शियली अवेयर ऑफ योर टॉपिक, और आपका उसमें इंटरेस्ट है. क्योंकि अगर आप उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं जानेंगे तो वो ये लगेगा कि आपने कोई एक अभी ज़बरदस्ती इम्प्रॉम्प्टू टॉपिक. बेसिकली ये टॉपिक आपका, जैसे मैम ने बोला IR के अंदर टॉपिक, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को स्पेसिफिक होना पड़ेगा. Yes, sir. बिल्कुल. Okay, Ishita, I have a long list for suggestions. Just suggestions. सबसे पहले तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन अपना दिया, सर ने कहा कि आपसे नहीं पूछा जाए तो आप नहीं बताएं. मुझे लग रहा है आप अपना इंट्रोडक्शन और ब्रीफ रख सकते हैं. इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि स्कूलिंग कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, मास्टर्स कहाँ से किया, बिकॉज इट विल बैकफायर ऑन यू. वहाँ से सवाल उठेंगे. तो need not to be very much open about all the things. Brief introduction means I am from this, I have done my masters, I have cleared JRF, pursuing looking forward to pursue PhD. Second, UPSC journey आपने mention की कि things were not in my favor, so need not to mention that specifically. You want to inform तो आप कह सकते हो कि I have prepared for other competitives. स्पेसिफिकली आप UPSC की बात कर रहे हो, सो थोड़ा वहाँ पे भी आपका हो सकता है. हाँ, लाइक दैट इज़ अ नेगेटिव, थिंग्स वर नॉट इन फेवर, माई सर्कमस्टांसेस हैज़ नॉट अलाउ मी और समथिंग लाइक दैट. या कॉम्पिटिशन्स की मैं तैयारी कर रही थी, सर्कमस्टांसेस ने अलाउ नहीं किया जैसे सर कह रहे हैं, या फिर कॉम्पिटिशन्स की मैं तैयारी कर रही थी एंड देन मीनवाइल आई प्रिपेयर्ड, आई गेव. उसके अलावा आई कांटेक्ट सर कह रहे थे मैनेजेबल है. एक चीज़ मैंने नोटिस की कि थोड़ा सा बीच बीच में आई कांटेक्ट मिस हो रहा था. मैनेजेबल था बट थोड़ा और अच्छा करना है. यू हैव टू लुक ऑल द पैनल मेम्बर्स. द वन हु इज़ आस्किंग, मैम पूछ रहे हैं, मैम को देखना है, बट शायद आप मुझे जानते हो तो मुझे थोड़ा ज़्यादा देख रहे थे, तो सबको थोड़ा थोड़ा इक्वल है ना, जो पूछ रहे हैं उनको ज़्यादा ध्यान देके.
IR का टॉपिक मैम ने कहा जैसे डिसाइड करना है, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक और उसके आसपास की इन्फॉर्मेशन तैयार करके जाओ, और अब तो समय है अपने को तैयार ही करना Yes, है. ma'am. Yes, ma'am. वन थिंग आई नोटिस्ड यू हैव यूज्ड वर्ड ये सब लोग. जब मैंने आपसे आइडियलिज्म रियलिज्म पूछा तो EH कार ये सब लोग, नो, यू नो इट्स गुड, यू डोंट नो इट्स ओके. ये सब लोग नहीं, आई थिंक नहीं, यू हैव यूज्ड इट मल्टीपल टाइम्स. या फिर आई वॉजेंट अवेयर व्हेन द बजट केम, नो, आई एम सॉरी मैम आई डोंट नो, है ना. आई वॉजेंट अवेयर एट दैट टाइम समथिंग वॉज हैपनिंग, नो. यहाँ पे आप थोड़ा सा हमसे कंफर्टेबल हो, बट इंटरव्यू पैनल के सामने इसमें और क्रॉस क्वेश्चन हो जाए कि बजट तो 1 तारीख को आया था, अब तो 10 दिन हो गए, तो ये आपको फायर बैक मारेगा. आई वॉजेंट अवेयर नहीं. और एक और चीज़ मेरा ओपिनियन है कि जैसे आपने कहा, मैम ने आपसे पूछा कि डिबेट्स में क्या पसंद है क्या नहीं, आपने कहा 110 घंटे वंदे मातरम पे डिबेट कर रहे हैं. नो, इतना अग्रेसिवली नहीं. You can put your opinion कि yes, whatever they are doing, it's okay. You can criticize it simply कि इसकी जगह ऐसा हो सकता है या क्या हो सकता है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करो कि मैम हिस्टोरिकली नेहरू जी ने क्या किया क्या नहीं किया, इसको बताने की जरूरत नहीं है. नो, ये आपका पॉलिटिकल इंस्टांस दिखाता है, सो डोंट डू दिस, है ना. पैनल में मैं Control your emotions. मेरे दिमाग में आ रहा था कि हिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस. हम कहीं ना Yes. कहीं हमारे संविधान को जो 2 साल तक हमने इतना ज़्यादा समय देके उसे लिखा है, तो कहीं ना कहीं वो हिस्टोरिकल फिगर्स को दिमाग में, अब भी हम मैम जब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो हम डॉक्टर BR अम्बेडकर को याद करते हैं. तो हिस्ट्री क्यों नहीं बोल सकते हैं ना पैनलिस्ट की, भाई फिर हिस्ट्री क्यों नहीं देखें. आई नो वॉट हाँ. यू वॉन्टेड टू से. यू हाँ, वॉन्टेड मैं टू भी समझ से गई कि पंडित नेहरू ने क्या नहीं किया, पर पंडित नेहरू या किसी भी पॉलिटिशियन को आप नहीं ला सकते ऐसे, है ना. यू हैव टू कंट्रोल. यू हैव टू गिव योर ओपिनियन वेरी स्ट्रांगली, माइट बी कह करके. उसके अलावा आपने कहा कि मैम UPSC में वापस जा सकती हूँ. इंटरव्यूअर तभी आपसे कहेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट क्यों ले रहे हो. असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद मैं UPSC में वापस जा सकती हूँ. सो You're wasting one seat here. है ना, यू हैव टू प्रिवेंट फ्रॉम सेइंग ऑल दिस. फिर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो बोल देंगे. बाकी कि भाई- कॉन्फिडेंस वाज वेरी गुड, हाँ नहीं. and you were very confident about everything. A body language, personality, everything was good. Okay, all the best. Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक्स अ लॉट.